ये फिगर 175 के आसपास भी जा सकते हैं और मैं दावे के साथ कहता हूँ ये जल्दी आपको बता दूं। शिवसेना ने अगर निर्णय लिया तो राहुल साहब का जो दावा है मैजिक फिगर का वो साबित हो सकता है। 2-3 दिन के भीतर फिर से एक बार देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। जी हाँ, शिवसेना तर्जुमान और रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने पार्टी लीडरों के साथ महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से खास मुलाकात की और रियासत की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मीडिया से रूबरू होते हुए संजय राउत ने कहा कि हमने गवर्नर के सामने अपनी बात रखी है, गवर्नर ने हमारी बात इत्मीनान के साथ सुनी है। संजय राउत ने मजीद कहा कि हमने ये वाजे कर दिया कि रियासत में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के लिए शिवसेना हरगिज भी जिम्मेदार नहीं है। मैं और मेरे सहयोगी नेता शिवसेना के रामदास जी कदम दोनों राजभवन में आकर राज्यपाल महोदय से मिले और लगभग 1 घंटा तक हमारी चर्चा हुई। राज्यपाल पद एक नॉन पॉलिटिकल, एक संवैधानिक पद, ये कर्टेसी विजिट रही हमारी खास करके। लेकिन जब बात निकली है, हम मिले हैं, तो महाराष्ट्र की जो राजनीतिक स्थिति बनी हुई है उस बारे में जरूर चर्चा हुए। फिर हमने भी हमारी बात राज्यपाल महोदय के सामने रखी। राज्यपाल जी ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बात सुनी है। हम उनको यही बताना चाहते थे, अगर बात निकली उस वक्त, तो जो सरकार नहीं बन रही आज तक और जो एक बन गया है पूरे राजनीतिक, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। हम चाहते हैं सरकार बने और किसी की भी सरकार बनने में शिवसेना रोड़ा नहीं डाल रही है। जिसके पास बहुमत है वो सरकार बनाएगा, यही बात वहां भी चर्चा में आई। वहीं बीजेपी और शिवसेना के बीच रस्साकशी जल्द खत्म होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। जराये की अगर माने तो उसके हवाले से ये खबर है कि बीजेपी के साथ ही महाराष्ट्र में हुकूमत बनेगी। इस ताल्लुक से बीजेपी की मंगल को अहम मीटिंग होना है। महाराष्ट्र में इंतखाबात के नतीजे आने के बाद से ही बीजेपी शिवसेना के बीच टकराव देखने में आ रहा है। शिवसेना जहां 50-50 के फॉर्मूले पर अड़ी हुई है, लेकिन अब खबर है कि दोनों में मुसालिहत हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र में सियासी ड्रामे के बीच आज दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह से खास मुलाकात की। मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बातचीत की, लेकिन महाराष्ट्र में नई हुकूमत तश्कील देने के ताल्लुक से कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि बस मुझे इतना यकीन है कि महाराष्ट्र में जल्द हुकूमत तश्कील दी जाएगी। मराठवाड़ा में किसानों का भारी नुकसान हुआ है, इसलिए कोई भी अंदाजा कायम किए बगैर किसानों को फी एकड़ 25,000 रुपये नुकसान भरपाई मिलनी चाहिए। इस तरह का मुतालबा शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे ने किया। वो मराठवाड़ा के दौरे पर थे। इस मौके पर औरंगाबाद के सूबेदारी गेस्ट हाउस में सेना सदर ने आला सरकारी हुकाम से किसानों के नुकसान और उसकी फौरी भरपाई पर भी तबादला ख्याल किया। शिवसेना सदस्य उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद के बीजापुर और कन्नड़ तालुका जात का दौरा किया, किसानों से मुलाकातें की और उनके आंसू पोंछने की कोशिश की। इसके बाद शिवसेना सदस्य ने औरंगाबाद के सूबेदारी गेस्ट हाउस में जिला के आला सरकारी हुक्काम के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में शिवसेना के तमाम लीडरान मौजूद थे। उद्धव ठाकरे ने मोदी हुकूमत से मुतालबा किया है कि किसानों को फौरी उनके नुकसान की भरपाई करे। हर मुतासरा किसान को 1 एकड़ पर 25 से 50,000 रुपए इमदाद मिलनी चाहिए। इस काम को जंगी पैमाने पर करना होगा। कागजी खानापूरी में किसानों का हौसला टूट सकता है, इसलिए तखमीना लगाने के बजाय इमदाद को यकीनी बनाया जाए। पण सरकार म्हणून काल 10,000 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली गेलेली आहे। मला असं वाटतं ही अत्यंत त्रुटक आहे। 10,000 कोटी रुपयामध्ये काही होणार नाहीये। माझी तर किंवा शिवसेनेची अशी मागणी आहे की निकष नंतर तुम्ही लावत राहा, मोजपट्ट्या फुटपट्ट्या नंतर तुम्ही लावत राहा, पीक कापणी प्रयोग तुम्ही करत राहा, हे सगळं करत राहा तुम्ही, पण तातडीने प्रत्येक शेतकऱ्याला पर हेक्टर 25,000 रुपये हे दिले गेलेच पाहिजे। ही तातडीची मदत ही शेतकऱ्याला कोणती अट न घालता दिली गेली पाहिजे आणि दिली जायला पाहिजे। ही शिवसेनेची मागणी आणि सरकार म्हणून आमचा तो पूर्ण प्रयत्न आहे, ती पूर्ण करून आम्ही घेऊच, त्याच्याबद्दल काय माझ्या मनात शंका नाही। आणि पहिले 25,000 रुपये पर हेक्टर त्याला दिल्यानंतर मग तो पुढच्या मोसमाची तयारी करायला लागेल।
ती तयारी करायला लागल्यानंतर मग तुमचं मग विमा योजना आहे, त्या विमा योजना पीक विमा कंपन्या ज्या आहेत ती सुद्धा सरकारची कंपनी आहे. या कंपनीने सुद्धा जास्त आता कागदी घोडे नाचू नये. शिवसेना सदन ने मरकज के 10,000 करोड़ के इमदाद के ऐलान को ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दिया। साथ ही बीमा कंपनियों के रोल पर भी अपने अंदाज में नुक्ताचीनी की और कहा कि बीमा कंपनियां किसानों के जख्मों पर नमकपाशी का काम करने से बाज नहीं आ रही हैं। इस मौके पर रियासत में हुकूमत साजी के ताल्लुक से शिवसेना सदन ने लबकुशाई करने से गुरेज किया और मीडिया नुमाइंदों के सवालात को भी नजरअंदाज किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। अकोला में बेमौसम की बारिश की वजह से फसलों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इसकी वजह से किसानों के चेहरों पर मायूसी है। किसानों को वाजिब मुआवजा मिले, इसके लिए सरकारी मुलाजमीन की तरफ से फसलों का जायजा लिया जा रहा है। इस दौरान किसानों ने भी उम्मीद जताई कि उन्हें जल्द से जल्द जरूरी इमदाद फराहम करवाई जाएगी। आज इथे मौजा शिंगोली शासनाच्या आदेशाप्रमाणे आम्ही सर्व मंडळी पीक पाणी करण्यासाठी आलेलो आहे. इथे माहे ऑक्टोबरमध्ये पिकाचं अतोनात नुकसान झालेलं आहे अतिवृष्टीमुळे. त्याच्यामुळे सर्व पिकांचा आम्ही सर्वे करत आहे. जे जे पिकं आम्हाला दिसत आहे त्यांचा सर्व सर्वे करून आम्ही एकत्रित अहवाल शासनाकडे पाठवणार आहे. त्याकरता आम्ही सर्व शेती फिरत आहे आणि प्रत्यक्ष शेती पाहत आहे, प्रत्येकाचं पंचनामा करत आहे आम्ही. ते सर्वात जास्त नुकसान आम्हाला सोयाबीन आणि ज्वारीचं दिसत आहे. आम्हाला सर्वात जास्त नुकसान झालेलं आहे सोयाबीनचं नंबर 1. पिछले कुछ दिनों से मालेगांव समेत पूरे नासिक जिले में बेमौसम की बरसात ने किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान किया। फसलें बर्बाद हो गई हैं। सरकार की तरफ से किसी भी तरह की मदद मुतासिर किसानों तक नहीं पहुंच पा रही। इसीलिए मुश्तइल किसानों ने मालेगांव शहर के करीब दाभाड़ी गांव में रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। किसानों ने मुतालबा किया कि उनका कर्ज मुकम्मल माफ़ किया जाए, बिजली बिल माफ़ किया जाए, बेमौसम बारिश से तबाही के नुकसान की 100% नुकसान की भरपाई की जाए। ज़रई और मंडल ऑफिसर्स को मेमोरेंडम देने के बाद ये एहतजाज ख़त्म हुआ। महाराष्ट्र और अपने देश में बहुत सारी बारिश यहाँ पर आई है और ज़्यादा बारिश आने के कारण जो जितने किसान हैं उनके खेती में बहुत सारे फसल जो किसान पिकाता है वो फसल सड़ गई है। उसकी फसल सड़ने से ना अनाज आया है, ना जो अपने पशु प्राणी रहते उनके लिए चारा आया है। सब चारा सड़ के खराब हो गया है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद हेडक्वार्टर में महाराष्ट्र और हरियाणा असेंबली इंतखाबात समेत पूरे हिंदुस्तान में जो भी कामयाब और शिकस्तकुर्दा उम्मीदवारों की एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में कामयाब उम्मीदवारों का इस्तकबाल करने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र असेंबली में मुफ्ती इस्माइल कासमी को ग्रुप लीडर बनाने का ऐलान किया। मालेगांव शहर में सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान मुफ्ती इस्माइल कासमी ने कहा कि पार्टी ने उन्हें ग्रुप लीडर बनाने के बाद इस्तकबाल किया और अहम जिम्मेदारी दी। पार्टी की तरफ से मुझे हैदराबाद बुलाया गया था। मेरे साथ फारूक शाह भी थे और एक सीट MIM की ज़िमनी इलेक्शन में किशनगंज से चुन कर के आइए डॉक्टर कमरुल हुदा साहब। हम 3 तो वो उम्मीदवार थे जो कामयाब हुए थे। बाकी तकरीबन 9-10 उम्मीदवार ऐसे थे जो 2 नंबर पर रहे। उनको भी वहाँ पर बुलाया गया था। वहाँ जाने के बाद बहुत पार्टी की तरफ से, पार्टी के ज़िम्मेदारों की तरफ से और इसी तरह पार्टी के मानने वालों की तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त इस्तकबालिया प्रोग्राम हुआ। और उसी प्रोग्राम में कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे महाराष्ट्र विधानसभा में पार्टी लीडर की जिम्मेदारी दी। आगे बढ़ेंगे। औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्का असेंबली के लिए अनकरीब इंतखाबात होने जा रहे हैं। इंतखाबात के लिए इब्तिदाई तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर ग्रेजुएट हल्का असेंबली के लिए फहरिस्त रायदही तैयार करने का काम जारी है। पिछले 1 महीने से फहरिस्त रायदही में नाम दर्ज करवाने का सिलसिला चल रहा है। इसकी आखिरी तारीख 6 नवंबर है। जिन लोगों ने किसी भी मजमून में ग्रेजुएशन मुकम्मल किया है वो अपना नाम इस फहरिस्त में दर्ज करवा सकते हैं। तुमको अलर्ट होना पड़ेगा, तुमको जागना पड़ेगा और जाग के आपका हक जताना पड़ेगा। इसलिए जो भी 8 दिन चंद दिन बाकी है, इसलिए पहले से पहले
आप ये करो, मतदान यादी में आपका नाम आना ज़रूरी है। इसके बाद आप नाम चुन सकते हैं और हक से अपने सचिन सर को या अपने जो भी उम्मीदवार है उसको बोल सकते हैं कि भाई हमारे प्रॉब्लम है ना। और यकीनन ये जो है कि फाइट करने वाले बच्चे हैं, ये बेकारी के जो एग्ज़ाम में से जाने वाले लोग हैं, तो एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होना चाहिए और क्या ये बेहतर, इनकी इससे और बेहतर कोई नहीं बोल सकता। बच्चों में से कोई जा रहा है, लीडर बन रहा है, तो बच्चों का काम करेंगे। ईद मिलादुन्नबी के पेश नज़र अमरावती में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से महकमा तामीरात को एक मेमोरेंडम सौंपा गया। मेमोरेंडम में मुस्लिम लीग ने वाजे किया कि मुस्लिम इलाकों की अहम सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं, ताहम ईद मिलादुन्नबी के जुलूस से पहले इन सड़कों की मरम्मत की जाए। जल्द से जल्द मरम्मत का काम न होने की सूरत में मुस्लिम लीग ने महकमा तामीरात के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का इंतबा भी दे डाला। वाला जो टाइम है, वक्त है, 10 तारीख को हमारा ईद जैसा प्रोग्राम 12 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम है, जिसके बाद में चांदनी चौक से नागपुरी गेट तक का जो रास्ता है वो बहुत ही दुर्घटना के लायक हो गया है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो हमने आज अभियंता साहब से मुलाकात की और मुलाकात करके उन्हें बातचीत बताई कि वो रास्ता जो है दुर्घटना का नियंत्रण दे रहा है। आने वाले वक्त के अंदर जो हमारा प्रोग्राम है इज्जत, उस रास्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है। आप जल्द से जल्द उस रास्ते को डामरीकरण करवा दीजिए या फिर हमें किसी तरीके से उस रास्ते का सही नियोजन करके हमें उस रास्ते को दुरुस्त करवा दीजिए। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से हर साल कहीं न कहीं उर्दू किताब मेले का इनेकाद किया जाता रहा है। इसी के चलते गुज़िश्ता 3 साल पहले महाराष्ट्र के पावरलूम शहर भिवंडी में इस मेले का इनेकाद किया गया। उसके बाद यहाँ वादा भी किया गया कि जल्द ही मुंब्रा में भी कुतुब मेले का इनेकाद किया जाएगा, क्योंकि मुंब्रा न सिर्फ मुस्लिम अक्सरियती शहर है बल्कि उर्दू का गहवारा अदब भी कहलाता है। मुंब्रा में भी एक कुतुब मेला मुनक़िद किया जाए। इस तरह के मुतालबात अवामी हलकों से गुज़िश्ता कई बरसों से लगातार उठते रहे हैं। इस सिलसिले में एक मुशावरती मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर भर से उलमा कराम, उदवा, असातिज़ा, प्रिंसिपल हजरात और दीगर लोगों ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। हमने ये तय किया कि हम मुंब्रा और कौसा की तरफ से करारदाद कौमी कौंसिल को भेजेंगे और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आप आइंदा मेला जो है वो मुंब्रा कौसा में करवाइए। मुंब्रा कौसा का हक बनता है और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि कौमी कौंसिल जो है वो हमारी बात पे गौर करेगी और मानेगी उसको। आज मुंब्रा में उर्दू किताब मेला के इनेकाद के लिए मीटिंग की गई और ये तय किया गया कि मुंब्रा में उर्दू किताब मेले का इनेकाद होना चाहिए। वो इसलिए। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले सुर्खियाँ। सियासी गैर इस्तेहकाम के दरमियान येदियुरप्पा हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल। सैलाब मुतासरीन का हुकूमत से शिकायत। मरकज से तालमेल में कमी के सबब फंड्स हासिल करने में नाकाम रहे हैं वज़ीर आला। येदियुरप्पा हुकूमत से रियासत के मुसलमान भी खफा। काबीना में मुस्लिम चेहरा नहीं करना, टीपू जयंती की मनसूखी और टीपू को रियासती निसाब से खारिज करने से मुसलमानों में देखी जा रही है सख्त नाराजगी। और रायचूर की ईफा फाउंडेशन की शानदार पहल, भूखे लोगों के लिए फ्रिज फॉर काइंडनेस का आगाज। शहरियान के घरों में बचे हुए खाने का अब हो रहा है बेहतर इस्तेमाल। कर्नाटक की येदियुरप्पा हुकूमत ने 100 दिन मुकम्मल कर लिए। इन 100 दिनों में खुद सीएम येदियुरप्पा ने कई उतार चढ़ाव देखे। बारीक बीनी से अगर तज्जिया किया जाए तो येदियुरप्पा के लिए ये 100 डेज इम्तिहान और आजमाइश के ही दिन रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 100 दिन येदियुरप्पा के लिए इससे कहीं ज्यादा सख्त साबित हो सकते हैं। हमारी खास रिपोर्ट। माइनॉरिटीज़ के लिए तो ये गवर्नमेंट बिल्कुल ज़ीरो है। 100 दिन में किसी भी हुकूमत को जांचना जो है वो ज़रा मुश्किल होता है। काफ़ी उथल पुथल, खींचतान, अदम सियासी इस्तेहकाम और एक लंबे सियासी ड्रामे के बाद बीएस येदियुरप्पा ने 26 जुलाई 2019 को चौथी मरतबा वजारत आला का हलफ उठाया था और इसके बाद से ही लामतनाही मसाल येदियुरप्पा का गोया इंतजार कर रहे हैं। काबीना की तश्कील, फिर उस पर नाराजगियों का सिलसिला, नाअहल करार दिए गए एमएलएस को टिकट देना, उन्हें अकोमोडेट करना, 2 मरतबा कर्नाटक का सैलाब से मुतासिर होना,
हाई कमान की जानिब से फ्री हैंड न दिए जाना, आरएसएस लीडर बीएल संतोष को कर्नाटक इंचार्ज बनाना, पार्टी में दाखिली खलफचार का बढ़ना, मार्गदर्शक मंडल की तलवार लटकना, ये तमाम ऐसे मसाइल हैं जिनसे येडियुरप्पा जूझ रहे हैं। तो 100 दिन में किसी भी हुकूमत को जांचना जो है वो ज़रा मुश्किल होता है, ख़ास तौर से येडियुरप्पा साहब जिन हालात से गुजर रहे हैं। एक तो ये है कि फ्लड्स बहुत ज़्यादा गए, दूसरे इनको सेंटर से कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है मिल रहा होगा, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ सेंटर से उनको ज़्यादा कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। तीसरा ये हुआ है कि 3 डिप्टी सीएम हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिन हालात से वो गुजर रहे हैं, अनस्टेबिलिटी मुझे लगता है, हो सकता है हो, लेकिन मुझे लगता है कि अनस्टेबिलिटी है। बात अगर वजारत अक़लियती बहबूद की जाए तो यहाँ और भी मायूस कुन सूरत हाल नजर आती है। येडियुरप्पा हुकूमत में महकमा अक़लियती बहबूद की कई एक स्कीमें फाइलों की धूल चाटती नजर आ रही हैं। महकमा अक़लियती उमूर की सबसे मकबूल स्कीम शादी भाग्य पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं टीपू जयंती की मनसूखी और टीपू को रियासती निसाब से खारिज करने की येडियुरप्पा हुकूमत की कोशिश भी मौजूए बहस बनी हुई है। माइनॉरिटीज़ के लिए तो ये गवर्नमेंट बिल्कुल ज़ीरो है। अभी तक तो वक्फ बोर्ड की तश्कील भी नहीं हुई, और जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है वो डिफैक्टो है, और जो प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम का है वो भी अभी तश्कील नहीं दिया गया। और जो हमारे फंड्स हैं एमएलएस के फंड्स भी रोक दिए गए हैं। 224 रुकनी असेंबली में मौजूदा तादाद 207 है, जिसमें येडियुरप्पा हुकूमत को 106 अरकान की सादी अक्सरियत हासिल है। 9 दिसंबर को ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर येडियुरप्पा हुकूमत का मुस्तकबिल टिका हुआ है। हुकूमत बरकरार रखने के लिए येडियुरप्पा को 15 सीटों में से कम 6 पर कामयाबी लाजमी है। बसूरत दीगर येडियुरप्पा हुकूमत अक़लियत में आ सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। कर्नाटक में बीएस येडियुरप्पा हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। बीजेपी हुकूमत की कारकर्दगी पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया जा रहा है। बेंगलुरु में हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हलूर ने हुकूमत के सिलसिले में अवाम की राय भी जानी है। रियासत कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत ने वज़ीर आला येडियुरप्पा की क़यादत में 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। आप सब जानते हैं कि एक बड़े सियासी ड्रामे के बाद येडियुरप्पा की हुकूमत रियासत में तश्कील हुई। कांग्रेस और जेडीएस के तकरीबन 15 एमएलएस के इस्तीफ़ा देने के बाद ये हुकूमत बनी, और ये पूरा सियासी हंगामा हम सब ने देखा। चलिए जानते हैं इस ताल्लुक़ से रियासत के अवाम क्या कहते हैं। फरमाइए सर के येडियुरप्पा के 100 दिन को आप कैसे देखते हैं? इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि 100 दिनों में उनकी जो है, उनके जो काम हैं, जो उनके खिदमत हैं, जो और करना चाहते हैं, उसकी जज नहीं किया जा सकता। ये बहुत खलील अरसा है। उनका और ज़्यादा उनका और आगे जो भी उनके प्रोग्राम में क्या हैं वो आवाम को ज़्यादातर मालूम नहीं है। वो सैलाब की वजह से उसमें ज़्यादा ये हो गए, और उनको सेंट्रल की तरफ से भी उनको कोई इमदाद बाकायदा तौर से बेहतर तौर से नहीं मिली। तो इस सिलसिले में उनको जो है इमदाद सैलाब की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अब उसकी वो जो है बड़ा मसला है, और वो ये भी बड़ा उठाए हैं कि बेंगलुरु की तरक्की कर दूंगा। उसकी भी तरक्की अब तक जो है वो ख्वाह नहीं हुई है। आइंदा और करने के क्या क्या प्रोग्राम हैं वो खुल के सामने नहीं आए हैं। येडियुरप्पा की हुकूमत में किसी भी मुसलमान को वजीर नहीं बनाया गया। ये बीजेपी की चाल है। ये शुरू से ये चाल है कि मुसलमान को सीट नहीं देना, ऐसे देना कि भाई कुछ दिए तो भी कोशिश तो डमी सीट देते हैं। मगर ये हुकूमत जो भी है ये फ़िरका फसानात की जड़ है। ये कभी भी हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करते, ये करते। अभी देखो जो टीपू सुल्तान की ये है निकालने की, जो टीपू सुल्तान की हिस्ट्री है वो ख़त्म करने की सोच रहे, वो बयानों में आया। इंशाअल्लाह ये चीज़ नहीं होगी। आप कैसे देखते हैं येडियुरप्पा हुकूमत की कारकर्दगी को? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हुकूमत आए वो कांग्रेस हो या येडियुरप्पा की हुकूमत हो,
मुसलमानों के हक़ में कुछ भी फ़ायदेमंद नहीं है। जब तक मुसलमान अपने आप को उठकर अपने आप को जो अक्लमंद बनकर मुसलमानों के एमएलए को नहीं चुनेंगे, जब तक हमारे मुसलमान किसी हुकूमत से फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि येडियुरप्पा एक अच्छा आदमी है, लेकिन उसके साथ में जो काम कर रहे हैं वो तो ठीक नहीं है, लेकिन हमारे कौम के लिए उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। आप कैसे देखते हैं येडियुरप्पा गवर्नमेंट को? परवान अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है वो सही है। अच्छा काम किया है, गवर्नमेंट कर रही है। तो कुछ ये तो स्कैम कुछ तो नहीं आया अब तक का, फ्यूचर बोल नहीं सकते क्या होता है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं बीएस येडियुरप्पा हुकूमत के सिलसिले में मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार हो रहा है और ये बात भी कही जा रही है कि महज 100 दिन में किसी हुकूमत की कारकर्दगी को के ताल्लुक से कुछ कहना कबल अज़ वक्त हो सकता है। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। तारीख ही होती है और तारीख को किसी के फायदे या फिर नुकसान के लिए हरगिज तब्दील ना किया जाए। मैसूर के शाही खानदान की सरबराह प्रमोदा देवी वडियार ने इन तमाम ख्यालात का इजहार किया है। एक खास रिपोर्ट। बेंगलुरु के बीईटी सादतुन्निसा कॉलेज के लिए ये मौका यादगार साबित हुआ। कॉलेज में मैसूर के महाराजा जय चामराजेंद्र वडेर पर एक रोजा कौमी सेमिनार मुनक़िद हुआ। इस सेमिनार का इफ्तिताह मैसूर के ही शाही खानदान के सरबराह प्रमोद देवी वडियार ने किया। मुल्क और रियासत के मौजूदा हालात की जानिब इशारा करते हुए शाही खानदान के सरबराह ने कहा कि किसी भी सूरत में तारीख से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, न ही तारीख को किसी के फायदे और नुकसान के लिए तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए। I said history should not be distorted. It should be presented the way the events were held. And it should be factual as far as possible. Refrain from trying to put it to either one's advantage or one's disadvantage. हम हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री, फैक्ट्स आर फैक्ट्स, और हम वो चेंज नहीं कर सकते, चेंज करना भी नहीं चाहिए। जो कुछ है हिस्ट्री में वो वैसा ही रहना चाहिए। इफ्तिताही इजलास में मैसूर के वडेर राजाओं की खिदमात और कारनामों पर रोशनी डाली गई। साबिक रियासती वजीर रोशन बेग ने कहा कि वडेर राजाओं ने मंदिरों के साथ मस्जिदों, ईदगाहों और दरगाहों के लिए जमीन फराहम की और सेकुलर तरीके से हुक्मरानी की। जय चामराजा वडियर जो है उस वक्त बादशाह थे, बादशाह से एकदम जमहूरियत की तरफ जिस तरफ आए वो जिस तरह आए और जिस तरह सारा स्टेट चलाया, और ख़ासकर मुसलमानों को ईदगाह में, दरसगाह में, कब्रस्तानों को जिस खुले दिल के साथ उन्होंने जगह दी है, जगह अलर्ट की है, ये सब तारीख है। जय चामराजेंद्र वडियर इतने क्या नाम कहते हैं सेकुलर थे कि हम इंस्क्रिप्शंस देखेंगे, उस दौर की लिटरेरी एविडेंसेस देखेंगे, किताबें देखेंगे तो हमें मालूम होता है कि सब कौमों को साथ लेके प्यार और खुलूस मोहब्बत में वो राम राज्य का तस्वर रखते थे। जय चामराजेंद्र वडेर मैसूर के 25वें राजा थे। उन्हीं के दौर में रियासत मैसूर हुकूमत हिंद का हिस्सा बनी। जदीद मैसूर की तामीर और तरक्की में वडेर राजाओं के कारनामों से आज भी रियासत कर्नाटक इस्तेफादा कर रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। समाज में भूखों को खाना खिलाना पसंदीदा अमल समझा जाता रहा है। हमारे माशरे में भी वक्तन फ़वक्तन अहले खैर हजरात इस नेक काम को अंजाम देते आ रहे हैं। रायचूर की अगर बात करें तो रायचूर में एफा फाउंडेशन तंजीम गुज़िश्ता 1358 दिनों से इस नेक काम को अंजाम दे रही है। अब इस तंजीम ने एक और अनोखा कारनामा अंजाम दिया है। क्या है ये कारनामा, चलिए आप भी देखिए। मुझे इजाज़त दें, आदाब। ईफा फाउंडेशन कर्नाटक के रायचूर के एक समाजी व मिली तंजीम है। गुज़िश्ता कई बरसों से ईफा फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ समाजी व मिली खिदमात अंजाम दिए जा रहे हैं, जिनमें रोजाना बिला लिहाज मजहब व मिल्लत बेसहारा और मजदूर अफराद को पेट भर खाना खिलाने का प्रोग्राम है। गुज़िश्ता 1358 दिनों से ये नेक काम जारी है। हाल ही में ईफा फाउंडेशन की जानिब से एक और काबिल तकलीद प्रोग्राम शुरू किया गया। तंजीम ने 24 घंटों जरूरतमंद अफराद को खाने की सहूलत फराहम करने के लिए
फ्रीज फॉर काइंडनेस प्रोग्राम शुरू किया। फाउंडेशन के दफ्तर पर रखे गए इस फ्रिज का रायचूर जिला एसपी डॉक्टर वैद मूर्ति ने इफ्तिताह किया। रायचूर के लोग घरों में बचे हुए खाने को फेंकने के बजाय फ्रिज फॉर काइंडनेस में रख सकते हैं ताकि किसी भी गरीब का पेट भर सके। ईफा फाउंडेशन के मुताबिक शहर के दीगर इलाकों में भी फ्रिज फॉर काइंडनेस प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। अभी हाल ही में हम लोगों ने हफ्ते के दिन जो है शनिचर के दिन हमने फ्रिज ऑफ काइंडनेस शुरू किया। जो पहले जो 1000 चिल्लर दिनों से जो चल रहा था तो एक वक्त मुतय्यन था, जिसमें लोग दोपहर में आके खाते थे। मगर इसके अंदर जो फ्रिज रखा गया, इस फ्रिज के अंदर क्या है कि भाई जिसके पास खाना बचा हुआ है घर में, अब वो जो खाना है ना लाकर फ्रिज में रख देंगे, जिसको चाहे वो ले लेगा। ईफा फाउंडेशन की जानिब से वॉल ऑफ काइंडनेस का भी काम अमल में लाया गया, जहां पर गरीब और बेसहारा लोग मलबूसात हासिल कर सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रायचूर से सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट।